हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 6 है। हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस। तैयारी कर रहे हैं हम यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 और एग्जाम के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ 2024 जून एग्जाम के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन एंड द डाइवर्जन इफेक्ट्स। देखिए, ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ रहे हैं कॉमर्स पेपर 2 यूजीसी नेट बाय प्रीति। आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जैसे कि स्कोप क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, तो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीखते हैं। फर्स्ट, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, पेमेंट एंड फैक्टर मोबिलिटी। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज अ कॉम्परेशन बिटवीन टू और मोर नेशनल इकोनॉमीज ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त दो या दो से ज्यादा जब नेशनल इकोनॉमीज यानी कि कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और ऐसे इंटीग्रेशन में आती हैं जहां पे वो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स को अलाउ करती हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज को अलाउ करती हैं कि हम टैरिफ नहीं लगाएंगे उस पर, या फिर हम फैक्टर्स जो यूज होते हैं उसको भी फ्री मूवमेंट होगा हमारी रीजनल इकोनॉमी में विद इन द मेंबर कंट्रीज। उस तरह के हम इंटीग्रेशन को बोलते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। Regionalism is introduced through either joining a present group or forming another group. It is done through an agreement, and most of that regional trade agreement was entered into after 1990. कह रहे हैं कि या तो आप किसी ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप में एंटर हो जाओ या तो खुद का नया ग्रुप बना लो रीजनल एग्रीमेंट में, ठीक है। और ज्यादातर हम जिस एग्रीमेंट में आए हैं कंट्रीज के साथ वो 1990 के बाद ही आए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के मैं तौर पर बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सार्क है, सार्क ग्रुप में आपको एंटर होना है क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है, तो हम कहलाएंगे कि तब भी आप रीजनल इंटीग्रेशन में एंटर हो सकते हैं। और अगर आप नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे कि क्वाड बना था, क्वाड बेसिकली 4 कंट्रीज को मिलकर बना था, जापान था, यूएस था, ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था, तो वो नया कंट्री बना था, राइट। अब द टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि हम टाइप्स एंड लेवल सेम ही होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को। कहीं कहीं पे टाइप्स लिखाएगा, कहीं कहीं पे लेवल्स लिखाएगा। देखिए, फर्स्ट है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया, सेकंड है हमारा फ्री ट्रेड एरिया, थर्ड में हम समझेंगे कि कस्टम यूनियन क्या होता है, फोर्थ में कॉमन मार्केट क्या होता है, फिफ्थ इकोनॉमिक यूनियन, सिक्स्थ इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन एंड सेवंथ इज अ पॉलिटिकल यूनियन। तो ये हमारे 7 तरह के टाइप्स हैं। अब बता दें प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया क्या होता है। आप ये बात का ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो इंक्लूड होता जाएगा आगे आने वाले टाइप्स में। पहला है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया, जैसे नाम ही बता रहा है कि भाई किसी किसी प्रोडक्ट को हम प्रेफरेंस देंगे और किसी किसी को नहीं देंगे। तो इस तरह के ब्लॉक में क्या होता है कि मेंबर कंट्रीज होती हैं, जैसे मान लीजिए सार्क था, ठीक है, मैंने सार्क का एग्जांपल दिया, राइट, SAARC, ये सार्क था। अब ये जो सार्क की कंट्रीज हैं इनके अंदर अगर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मान लो कि कर लिया जाए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें क्या होगा कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उस इंपोर्ट पर आप ना टैरिफ कम करो, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम नहीं भी कर सकते और जो कुछ प्रोडक्ट्स पे वो टैरिफ कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस पे पूरी तरह से टैरिफ घटाएंगे नहीं, यानी कि हटा नहीं देंगे, कम कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। ये कहलाता है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया। अब पढ़ते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया को कवर करते हुए जब हम टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर को भी पूरी तरह से खत्म भी कर दें, रिड्यूस भी कर दें, तो हम उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। It is a trading bloc which involves cooperation between at least 2 countries with the objective to reduce or to remove trade barriers। मैंने भी आपको बताया या तो रिमूव भी कर दो या तो आप थोड़ा कम कर दो। ट्रेड बैरियर्स इंक्लूड इंपोर्ट क्वाटास। ट्रेड बैरियर्स में क्या इंक्लूड होता है, क्वाटा सेट कर दिया भैया, टैरिफ टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ गुड्स सेट कर दिया विद इन द मेंबर, ठीक है। अब कहता है कि मेंबर कंट्रीज एबॉलिश टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स बिटवीन द मेंबर कंट्रीज बट फ्री टू इम्पोज द टैरिफ ऑन द इंपोर्ट फ्रॉम अ थर्ड कंट्री एट अ डिफरेंट रेट्स। कह रहा है कि आप मेंबर कंट्रीज, यानी मेंबर कंट्रीज कौन कहलाएंगे, जो एग्रीमेंट में हैं, जो उस ग्रुप में शामिल है, उस कंट्रीज के अंदर तो आपका जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा सेम होगा, फ्री होगा अगर उन्होंने सेट किया है। लेकिन कंट्रीज फ्री हैं, यानी कि मेंबर कंट्रीज फ्री हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी से लेती हैं गुड्स को या फिर सर्विसेज को, तो वो अपने हिसाब से रेट लगा सकती हैं। आप है कस्टम यूनियन, ठीक है। कस्टम यूनियन में इंक्लूड है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पॉइंट कि भैया गुड्स तो ठीक है, आप टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर को हटाई दो मेंबर कंट्रीज के बीच में, लेकिन आप ना कॉमन यूनियन भी कर लो, यानी कि आपको जो एक्सटर्नल टैरिफ ट्रेड पॉलिसी रहेगी आप उसको भी सेम रखो। यानी कि अगर एक मेंबर कंट्री किसी और से 50% के ऊपर ले रही है, फॉर एग्जांपल चाइना से हम 50% के ऊपर पे ले रहे हैं सार कंट्री होने के बावजूद, तो
पाकिस्तान को भी 50% ऊपर से ही लेना पड़ेगा किसी प्रोडक्ट पे टैरिफ पॉलिसी पे, ठीक है, मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी जब सेम हो जाती है, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं कस्टम यूनियन। इफ एनी मेंबर कंट्री इंपोर्ट्स द गुड्स फ्रॉम अ नॉन मेंबर कंट्री, देन द रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्टेड गुड्स वुड बी कॉमन फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्री ट्रेड एरिया which does not include a common external trade policy. The common trade policy is determined by and for the custom union as a whole. The objective is to prevent any non-member countries taking advantage of shipping goods to the member nation having the lowest tariff. इनका सिर्फ एक उद्देश्य रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस कंट्री में टैरिफ कम है वो जो नॉन मेंबर कंट्री है उनका फायदा उठा ले, तो ऐसा रोकने के लिए कस्टम यूनियन काम आता है। फिर आता है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट मतलब कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सारी चीज़ें, यानी कि अगर मेंबर कंट्रीज के बीच में जो कंट्रीज हैं, मतलब मेंबर कंट्रीज मान लीजिए चाइना है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये भूटान है, ठीक है, 4 कंट्रीज का कोई ग्रुप बना, ठीक है। अब ये ग्रुप बना, इन्होंने एग्रीमेंट किया ना कि हम कॉमन मार्केट प्लेस क्रिएट करेंगे, ऐसा मार्केट प्लेस कि जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में लगेगा ना, जैसे कि कैपिटल हो गया, कैपिटल की मूवमेंट हो गया, लेबर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, टेक्नोलॉजी की, ये सारी चीजें मेंबर कंट्रीज के बीच में भी बिना किसी प्रॉब्लम के इंटरफेयर यानी कि एंटर कर सकती है क्रॉस बॉर्डर में। उसके लिए एक्स्ट्रा परमिशन या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे जैसे कि हम अगर हमें किसी नॉन मेंबर कंट्री के साथ करना हो तो, ठीक है, वो नहीं कर सकते। लेकिन कॉमन मार्केट प्लेस यानी कि एक प्लेस, और इसके इसमें क्या होता है कि भाई अगर चाइना में मान लीजिए लो प्रोडक्शन यानी कि चीप लेबर अवेलेबल है, ठीक है, अगर चीप लेबर अवेलेबल है तो पाकिस्तान में वो लेबर आके काम कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान में लेबर का फायदा उठा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इंडिया में रॉ मटेरियल सस्ता है, ठीक है, रॉ मटेरियल सस्ता है और यहाँ पे मान लो कैपिटल लगाना आसान है, कैपिटल हमारे पास नहीं, तो कैपिटल का इस्तेमाल फ्री हो सकता है यहाँ पे बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के। तो ये जब ऐसा एग्रीमेंट होता है जहाँ पे मार्केट सेम हो जाती है और मूवमेंट ऑफ गुड्स यानी कि फैक्टर्स ऑफ गुड्स इजिली मूव कर जाती है क्रॉस बॉर्डर में, वैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, मार्केट एग्रीम टू ओपन क्रॉस बॉर्डर फ्री फ्लो ऑफ बोथ और आउटपुट एंड इनपुट, यानी कि आउटपुट को भी और इनपुट को भी, जो यानी कि प्रोडक्शन के लिए इनपुट चाहिए होता है। इनपुट मतलब आप समझ रहे हैं इनपुट क्या होता है, देखिए इनपुट का मतलब जो चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी कि इनपुट इज इक्वल टू जो गुड्स को बनाने के लिए ना चाहिए होता है, जैसे कि लेबर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उसी तरह से हमारा कैपिटल हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, है ना, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब यूज़ होती है हमें आउटपुट तैयार करने में। तो जब रॉ मटेरियल यानी कि जब इनपुट भी और आउटपुट, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों मूवमेंट कर सकते हैं फ्री, तो वैसे कॉमन मार्केट प्लेस को हम कॉमन मार्केट एग्रीमेंट बोल सकते हैं। अब बताता है कि इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है। अब इकोनॉमिक यूनियन में आप कॉमन मार्केट प्लेस तो क्रिएट कर चुके हो, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंक्लूड है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद आपका इंक्लूड है हमारा कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन के बाद हमारा इंक्लूड है कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट के बाद ये सारी सुविधा होने के बाद भी अगर हम पॉलिसी भी सेम कर लें, यानी कि हमारी फिजिकल पॉलिसी, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम हो जाए, इकोनॉमिक पॉलिसी भी सेम हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक यूनियन। इट इंक्लूड्स ऑल द फीचर्स ऑफ द कॉमन मार्केट। एडिशनली इसके अलावा द मेंबर कंट्रीज ऑल्सो ट्राई टू हार्मोनाइज मॉनेटरी, फिजिकल एंड अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज। The member countries maintain fiscal discipline, stability in exchange rates by the way of common market monetary and fiscal policies। यानी कि उनका एक लक्ष्य होता है जो इस तरह के एग्रीमेंट में आते हैं कि हमारे बीच में जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो भी सेम रहे ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, फिजिकल पॉलिसी भी सेम रहे ताकि किस तरीके का हमें बजट तैयार करना है वो सब चीज़ें हमें पता रहे, मेंबर कंट्रीज कैसे ग्रो हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज, इस सब चीज़ों पर स्टेबिलिटी लाने के लिए हम इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक यूनियन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम जो यूरोपियन यूनियन है वो इकोनॉमिक यूनियन में ही आता है। हालांकि अगर वो ज़्यादा फोकस कर दे कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे तो वो पॉलिटिकल यूनियन हो जाएगा, यानी कि एक कंट्री का अगर पॉइंट ऑफ व्यू है किसी कंट्री को लेकर, फॉरेन पॉलिसी भी अगर इंक्लूड कर दोगे तब हम बोलते हैं कि वो पॉलिटिकल यूनियन हो जाता है। लास्ट है पॉलिटिकल यूनियन। द मेंबर कंट्रीज ट्राई टू हार्मोनाइज देयर सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। जब कंट्री सिक्योरिटी प्लस फॉरेन दोनों पॉलिसीज को मिला देती है तो एक कंप्लीट यूनियन बन जाता है, जो कि पॉलिटिकल यूनियन है कि एक ही तरह का, एक मान लीजिए एक तरह की कंट्री समझ लीजिए आप, हालांकि कंट्री नहीं होता क्योंकि इसमें डिफरेंट कंट्रीज ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है और वो एक यूनियन बनाती है, एक एग्रीमेंट क्रिएट करती है। इसमें क्या कहते हैं किया जाता है कि एक ना कॉमन पार्लियामेंट बना जाती है
और जहाँ पे हर एक मेंबर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो ये वर्क करते हैं अपने लेजिस्लेशन को सिंक्रोनाइजेशन करके मेंबर कंट्रीज के अकॉर्डिंग। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर आकर अगर मेंबर कंट्रीज आर विलिंग, जो मेंबर कंट्रीज होती है इस एग्रीमेंट के, वो राजी हो जाती हैं कि हम ना अपना नेशनल आइडेंटिटी और कुछ हद तक लूज करने के लिए रेडी हैं, तभी तो सॉवरेनिटी में कमी आ जाती है। और इस तरीके के यूनियन को हम पॉलिटिकल यूनियन कहते हैं। हालांकि प्रॉपर पॉलिटिकल यूनियन कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन को भी इसमें काउंट कर लिया जाता है कई बार। और एग्जाम्पल के मैं बताऊं तो कैसे पॉलिटिकल यूनियन होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में अभी मान लीजिए 27 करेंटली मेंबर हैं, 27 मेंबर्स हैं, पहले शायद ब्रेग्जिट के बाद, ठीक है, ब्रेग्जिट के बाद। लेकिन अगर एक कंट्री इसमें से किसी भी कंट्री का किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ ही मान लीजिए झगड़ा हो जाता है इंडिया के साथ, और अगर बाकी कंट्रीज भी अपना नजरिया हमारे इंडिया के प्रति वैसे ही रख लें जिस कंट्री के साथ हमारा झगड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल पोलैंड के साथ मान लीजिए झगड़ा हुआ है, तो ऐसे यूनियन को क्या बोलते हैं, जब फॉरेन पॉलिसी को भी इंक्लाइन कर ले अपने अकॉर्डिंग एक मेंबर कंट्री के बेसिस पर, या फिर पूरी यूनियन डिसाइड कर ले एक चीज पे, तो हम उसको बोलते हैं पॉलिटिकल यूनियन। एक क्विक रिविजन करते हैं। फर्स्ट है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया में देखिए रिमूवल ऑफ क्वाटा और टैरिफ तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। कस्टम यूनियन में भी ये होता है, कॉमन मार्केट में भी ये होता है, और इकोनॉमिक में भी और पॉलिटिकल में भी। अब बात है कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं होता कि आप बाहर कंट्री से पैसा रिलेशन कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन कॉमन कस्टम यूनियन में ऐसा होता है, और कॉमन मार्केट में भी ऐसा होता है, इकोनॉमिक में भी ऐसा होता है, और पॉलिटिकल में भी ऐसा होता है। फिर आता है फैक्टर मोबिलिटी। फैक्टर मोबिलिटी मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको लेबर हो गया हमारा, और कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये इसका मूवमेंट फ्री नहीं होता है हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। कस्टम यूनियन में हालांकि ये भी नहीं होता है, और कॉमन मार्केट में ये हो जाता है। पॉलिटिकल यूनियन और इकोनॉमिक यूनियन में भी ये होता है। फिर आता है हार्मोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि अब जब पॉलिसीज लेवल पे बात हो रही है कि हमारी पॉलिसी तुम्हारी पॉलिसी ना सेम रहेगी, हम उस पर काम करेंगे, लेकिन ऐसा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता नहीं है। हमने पढ़ा कस्टम में भी नहीं होता, कॉमन मार्केट में भी नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक में होता है, ठीक है, और पॉलिटिकल में भी इंक्लूड होता है। अब आती है टोटल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। अब कह रहे हैं कि मेरी कंट्री जैसी रहेगी, मेरी कंट्री के जो रूल्स हैं वो बेसिकली एक यूनियन के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा है, यानी कि फॉरेन सिक्योरिटी भी उस पर डिपेंड कर रहा है, फॉरेन सिक्योरिटी प्लस पॉलिसीज भी उस पर आगे इंक्लाइन हो चुकी हैं। वैसे एग्रीमेंट को बोलते हैं पॉलिटिकल यूनियन, और ऐसा चीज ना तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता है, ना ही कस्टम में, ना ही कॉमन मार्केट में, ना ही इकोनॉमिक में, ठीक है। तो ये था हमारा क्विक रिविजन ऑफ बेसिकली टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है। देखिए ट्रेड क्रिएशन क्या होता है। ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन आर टू concepts associated with the regional economic integration. These terms were introduced by the economist Jacob Weiner. Jacob Weiner के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। Are often used to analyze the impact of regional trade agreement such as custom union and free trade areas. Let's explore these topics. तो कह रहे हैं ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन जो है वो बेसिकली ये दिखाता है, हम एनालाइज करते हैं कि जो हमने एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं वो किसकी उसका बेनिफिट कितना है, या फिर उससे हमारे लाभ है या फिर हानि है, उस बेसिस पर जब मेजर होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। ये एनालिसिस होता है एक तरह का, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जैकब वाइनर के द्वारा, ठीक है। नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार नाम ही पूछ लेता है ट्रेड डाइवर्जन एंड ट्रेड क्रिएशन में। अब पढ़ते हैं ट्रेड क्रिएशन डेफिनेशन। ट्रेड क्रिएशन अकर्स व्हेन अ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एग्रीमेंट leads to an increase in overall economic efficiency, allows member countries to shift from higher cost domestic production to lower cost production within the integrated region. देखिए ट्रेड क्रिएशन मतलब बेनिफिट बताता है कि जब ना मेंबर कंट्रीज एक एग्रीमेंट में आकर अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं और जो उनकी कॉस्ट पहले ज़्यादा लग रही थी अब वो कम लग रही है, तो ऐसे इंटीग्रेटेड रीजन बोलते हैं ट्रेड क्रिएशन। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा है मान लीजिए ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन है और प्लस मान लीजिए चाइना है। मैं आई वाज गिवन एन एग्जांपल, ओके, आई वाज गिवन एन एग्जांपल, ब्रिटेन प्लस चाइना प्लस इंडिया है। अगर ये किसी एग्रीमेंट में आकर काम कर रहे हैं, अभी ब्रिटेन की कॉस्ट लग रही थी 1 यूनिट प्रोडक्शन ऑफ शूज में
1 यूनिट प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट प्रोडक्शन ऑफ शुगर में उनको लग रहा था 40 रुपये, चाइना को लग रहा था वो 20 रुपये, और हमें भी लग रहा था 40 रुपये। तो अब हमें, अगर हम ऐसा इंटीग्रेशन रेट कर ले कि हमें वो रेट और 20 का ही पड़ जाए, जैसे चाइना को पड़ रहा है 30 का पड़ जाए, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, हमारी डोमेस्टिक कॉस्ट कम हो जाए, तो वैसे इंटीग्रेशन मॉडल को हम बोलते हैं ट्रेड क्रिएशन। मैकेनिज्म क्या होता है, पहले तो मैं इसको इरेज थोड़ा कर दूं। मैकेनिज्म, एज द रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, आई वाज थिंकिंग दैट, so as a result of the integration, member countries may start trading more with each other, taking advantage of the comparative advantages within the region. This can lead to the creation of a new trade relationship that are more economically efficient than the previous trade patterns. यानी कि इस केस में क्या होगा कि भाई दोनों कंट्रीज के बीच में, फिर दो से ज़्यादा कंट्रीज हैं तो तीनों चार कंट्रीज के बीच में एक अच्छा इंटीग्रेशन क्रिएट होगा। इंटीग्रेशन मतलब कि वो एडवांटेज ले पाएंगे, कंपेरेटिव एडवांटेज ले पाएंगे उस रीजन के अंदर, और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जब ऐसे एफिशिएंटली वो इकोनॉमिक्स काम करेंगी, जो हमारा रिलेशन रहेगा प्रीवियस ट्रेड एग्रीमेंट का, उससे ज़्यादा हमारा ट्रेड होगा, जिसकी वजह से एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाता है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। लास्ट में, बेनिफिट ऑफ ट्रेड क्रिएशन इज जनरली seen as a positive outcome because it allows countries to specialize in areas where they have comparative advantage, leading to increased economic efficiency, lower price for consumers, and high overall economic welfare. अगर हम ट्रेड क्रिएशन एक बेनिफिट के रूप में देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, इससे क्या होता है, कस्टमर को बेनिफिट मिलता है, प्राइसेस मतलब कम प्राइस पे कस्टमर को चीज़ें मिलती हैं, ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है और हायर ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर को भी बढ़ाता है, और हम इससे कंपेरेटिव एडवांटेज भी ले पाते हैं, तो ये बेनिफिट के रूप में देखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं ट्रेड डाइवर्शन। देखिए, ट्रेड डाइवर्शन एक लिमिटेशन के रूप में देखा जाता है। कैसे? ट्रेड डाइवर्शन occurs when a regional economic integration agreements leads to shift in trade patterns away from more efficient external producer to the less efficient producer within the integrated region. यानी कि जो पहले ट्रेड डाइवर्जन एक बेनिफिट की जगह एक लिमिटेशन बताता है कि जो पहले बहुत एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे थे वो अब लेस प्रोड्यूसर के पास जा रहे हैं, लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर के साथ। यानी कि मैं पहले कर रही थी 20 रुपये का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, 20 रुपये से मैं कर रही थी एक मैगी का प्रोडक्शन, लेकिन फिर मैं इंटीग्रेशन में आई किसी दूसरी कंट्री के साथ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आई इंटीग्रेशन सी के साथ, सी के वहाँ रेट था 40 रुपये किलो, अब मैंने उससे इंटीग्रेशन किया तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई 30 रुपये। इस केस में क्या हुआ, डाइवर्जन क्रिएट हुआ, क्योंकि मैं तो पहले से एफिशिएंट थी लेकिन उनके साथ आने के बाद मैं लेस एफिशिएंट हो गई। ऐसे केस में क्या होता है, ट्रेड डाइवर्जन क्रिएट होता है। मैकेनिज्म, एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, मेंबर कंट्रीज में स्टार्ट ट्रेडिंग मोर विद ईच अदर इवन इफ देयर आर अ मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर आउटसाइड द रीजन। तो अगर बहुत ज़्यादा और एफिशिएंट अवेलेबल है रीजन में, फिर भी हम साथ में मेंबर कंट्रीज के बीच में करेंगे, जो कि एक बैलेंस क्रिएट करता है। दिस कैन अकर इफ द एग्रीमेंट इम्पोज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑन मेंबर कंट्रीज, diverting trade away from the more efficient non-member countries to less efficient member countries। यानी कि जो more efficient countries हैं उनको उनसे ट्रेड हटाकर हम जो member countries हैं और less efficient हम उनके पास मूव हो रहे हैं, तो ऐसे क्रिएट होता है ट्रेड डाइवर्जन। कंसर्न क्या है हमारे इसको लेकर कि ट्रेड डाइवर्जन इज जनरली considered as a negative outcome because it can lead to economic inefficiencies, higher prices for the consumers, and reduction in overall economic welfare if less efficient producer within the integrated region gain market share at the expense of more efficient external producers। कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंज्यूमर को लिए ही हाई प्राइसेस में गुड्स मिलेंगे और इकोनॉमिक की एफिशिएंसी घटेगी, वेलफेयर घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि अगर हम जो लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स हैं हमारे मेंबर कंट्रीज बीच में, अगर उन्होंने शेयर मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया एज द एक्सपेंस ऑफ, यानी कि जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो एक तरफ से ये डिफरेंट, एक तरह से लिमिटेशन की तरह काम करेगा कंट्रीज को और उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब बेनिफिट्स एक बार ऐसे देख लेते हैं। बेनिफिट्स में पहले ट्रेड क्रिएशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आता है रीजनल इंटीग्रेशन कैन एक्सपांड एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, अगर रीजनल इंटीग्रेशन होता है तो हमारे इंप्लॉयमेंट स्टेटस भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमें कई सारी कंट्रीज मिलती हैं जहाँ पे हम हाई वेज पे काम कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड है डायनेमिक इफेक्ट्स। इस फॉर्म में क्या होता है कि गेन आर अराइजिंग फ्रॉम द इंक्रीज साइज ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट के बढ़ा होने से जो हमारा स्केल ऑफ ग्रोइंग कॉम्पिटिशन है वो बढ़ जाता है और हम ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विद इन द यूनियन एंड फ्रॉम आउटसाइड यूनियन, स्पेशली इन द व्यू ऑफ द लार्जर मार्केट, यानी लार्जर मार्केट की वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लिमिटेशन क्या है? देखिए, लिमिटेशन है ट्रेड डाइवर्जन, ऑलरेडी डिस्कस विद यू। फिर है सेकंड ट्रेड डिफ्लेक्शन, व्हेन आउटसाइड गुड्स आर एंटर्ड
into a free trade area through a member country having the lowest tariff। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री के टैरिफ ही लो है और वहाँ पे आगे गुड्स एंटर हो जा रहे हैं तो एक ट्रेड डिफ्लेक्शन हो सकता है, राइट। तो ये लिमिटेशन है हमारा। रिस्क ऑफ लॉस ऑफ नेशनल सोवेरेनिटी, यानी देखिए रिस्क ऑफ लॉस ऑफ नेशनल सोवेरेनिटी तभी आएगा उस केस में जब हमारा पॉलिटिकल यूनियन क्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ पे हम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एंड फॉरेन कंट्रीज को भी इंक्लूड कर लेते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये था कुछ हमारा रीजनल ट्रेड एंड लेवल्स ऑफ हमारा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नाफ्टा क्या होता है, आसियान क्या होता है, सार्क क्या होता है, यूरोपियन यूनियन क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। तो अभी के लिए हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू।